केमिस्ट्री की। रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन की? खोज की है हेनरी बेकरेल। रेडियो एक्टिव में आता है रेडियम और पोलोनियम। रेडियम पोलोनियम की खोज जो है मैडम क्यूरी की थी। रेडियम और पोलोनियम का, लेकिन रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरेल किए थे। रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए किस साल जो है हेनरी बेकरेल को मैडम क्यूरी की भागीदारी में भौतिकी का, दोनों को एक साथ मिला था। हेनरी बेकरेल मैडम क्यूरी को 1903 में मिला था, 1903 में। इसके बाद बताना है रेडियो एक्टिविटी जो है एक न्यूक्लियस में होने वाला घटना है, सही बात है। रेडियो एक्टिव में परमाणु के इलेक्ट्रॉन का कोई भूमिका नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं है यहाँ पे। रेडियो एक्टिव प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक नहीं है, खुद से करवाया जाता है, आर्टिफिशियल है। नाभिक के अस्थायी होने का कारण क्या है? कि जो इसका N/P का रेशियो है वो 1/5 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो तभी जाके अनस्टेबल होता है। तो भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अनुपात जो है, जिसको युकावा दिए थे, युकावा मेसॉन्स थ्योरी इसको कहा जाता है। रेडियो एक्टिविटी किसके उत्सर्जन के कारण बनता है? तो तीनों के कारण। रेडियो एक्टिविटी में तीनों निकलता है, अल्फा भी निकलता है, बीटा भी निकलता है, गामा भी निकलता है। इसमें का जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव, इसका खोज किसने किया था? आयरन क्यूरी और जोलियट। जो मैडम क्यूरी के जो बेटी और दामाद थे, आयरन क्यूरी और जोलियट। क्यूरी और जोलियट। जो आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिविटी कराते हैं उसमें किसका क्या क्या निकलता है? उसमें तो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और गामा रे। पॉजिट्रॉन हो गया अल्फा, बीटा और गामा रे हो गया, ये तीनों का तीनों निकलता है। कल इसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन नहीं है? तो जो पीबी, जो लेड, ये सीसा है, तो सब ये सब भी जो है ना, जितना भी रेडियो एक्टिव है वो भी स्टेबल होने के बाद यही बनना चाहता है, पीबी वाला ही बनना चाहता है, लेड वाला ही बनना चाहता है। तो अल्फा का क्या है? तो He पे डबल प्लस कीजिए, तो अल्फा को जो अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिवली चार्ज तो होता ही है, तो उसमें He डबल प्लस होगा, He डबल प्लस होगा अल्फा में। अल्फा किरणों के जो अल्फा जो है उसका गति किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट के 1/10 भाग। स्पीड ऑफ लाइट के 1/10 भाग होता है उसका स्पीड। अल्फा जो का नाम क्या है? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, अल्फा जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। रेडियो एक्टिव में जो अल्फा का विघटन यानी कि डिसइंटीग्रेशन, जो अल्फा यानी कि अल्फा जो अल्फा वाला जो होता है रेडियो एक्टिव, उसमें क्या होता है? तो N/P बढ़ता है, याद रखना। अल्फा डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो वहाँ पे N/P जो है बढ़ता है। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल से, यहाँ पे यूरेनियम है 92-235 है। अल्फा होने पर क्या होता है? मास नंबर घटेगा 4 को, 231 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर घटता है 2 को, तो 90 हो जाएगा। तो 90-231 यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेगी कि इसमें से इसको घटाइए, तो 143 बटे 92 1.55 आ रहा है, यहाँ पे 1.56। सिंपली याद रखना है कि जब भी अल्फा डिसइंटीग्रेशन होगा अल्फा वाला, तो वहाँ पे N/P जो है हमेशा बढ़ता है। मास नंबर 4 को से घटता है, एटॉमिक नंबर 2 को से घटता है, लेकिन N/P जो है बढ़ता है। यहाँ पे कहते हैं अल्फा जो पार्टिकल होता है उसका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है बीटा और गामा से अधिक होता है। नहीं, पेनिट्रेटिंग ऐसे होता है, पेनिट्रेटिंग होता है अल्फा से ज़्यादा बीटा का, बीटा से ज़्यादा गामा का पेनिट्रेटिंग पावर। लेकिन जो आयोनाइजेशन का क्षमता होता है वो और सबसे ज़्यादा होता है अल्फा का, बीटा का, यानी कि आयोनाइजेशन और पेनिट्रेशन दोनों उल्टा उल्टा चलता है। रेडियो एक्टिव में जो अल्फा के कारण जो होता है रेडियो एक्टिव, उसमें क्या होता है? इसमें परमाणु का स्थान 2 स्थान बनाया जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है 2 से घट जाता है। जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका वजन किसके बराबर होता है? 4 गो प्रोटॉन के बराबर होता है। अल्फा पार्टिकल का वजन होता है 4 गो प्रोटॉन के बराबर होगा। याद रखना है, अल्फा कण जो होता है बराबर होता है He डबल प्लस के 4 गो प्रोटॉन के बराबर इसका वजन होता है। कैसे पेनिट्रेटिंग पावर इसका सबसे कम किया? अल्फा का जो सबसे पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम है। किसका? आयोनाइजेशन का पावर सबसे ज़्यादा था। अल्फा का जो आयोनाइजेशन में सबसे ज़्यादा है, पेनिट्रेटिंग में सबसे कम है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा रे निकलता है, तो अल्फा रे निकलने से क्या होता है? पर जो एटॉमिक नंबर 2 घटता है और मास नंबर जो है 4 घटता है। अल्फा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज उपस्थित है? अल्फा पार्टिकल पर जो है 2 गो डबल प्लस चार्ज है। अल्फा पार्टिकल पर डबल जो है प्लस चार्ज है। तो अल्फा कण पर 2 गो पॉजिटिव चार्ज देख ही लिए। उसके बाद देखा रेडियो एक्टिव एलिमेंट के निकलने वाला जो इनविजिबल रे है उसको सबसे पहले किसने देखा? तो रदरफोर्ड देखे। सबसे पहले जो है रदरफोर्ड ही देखे थे रे। इसमें रेडियो एक्टिविटी है सबसे पहले हेनरी बेकरेल किए, उसमें रेडियम और पोलोनियम का मैडम क्यूरी की, और रदरफोर्ड जो है रेडियो एक्टिव जो उसमें से बिना दिखने वाले जो किरण है उसका पहचान रदरफोर्ड किए। ये सबसे अल्फा और बीटा का खोज किया रदरफोर्ड, लेकिन गामा का ये नहीं किए। गामा का खोज कौन किया? तो गामा का पॉल बिलार्ड किया। फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से क्या नहीं निकलता है? तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं निकलता है। प्रोटॉन, अल्फा और गामा तो निकलता है। रेडियो एक्टिव जो डिसइंटीग्रेशन इसमें या तो पहले अल्फा निकलेगा या फिर पहले बीटा निकलेगा, उसके बाद ही गामा निकलता है। ऑप्शन दिया एक साथ नहीं निकलता है बिल्कुल भी। कर यहाँ पे पहले अल्फा फिर बीटा और अंत में गामा नहीं, अल्फा फिर बीटा नहीं आता है। अल्फा या तो अल्फा आएगा या फिर बीटा आएगा, उसके बाद ही गामा आता है। जैसे इलेक्ट्रॉन के समान इलेक्ट्रॉन जैसा गुण जो है बीटा का जो है इलेक्ट्रॉन जैसा गुण है।
बीटा किरणों पर कौन सा आवेश बीटा जो है निगेटिवली चार्ज है। एक बीटा कण के निकलने से क्या होता है, तो उसको जो एटॉमिक नंबर है उसमें एगो +1 हो जाता है, और पर जो मास नंबर है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। इसमें जो है मैचिंग करना है, इसमें बताना है। अल्फा जो है उसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है, बीटा पर निगेटिवली चार्ज, गामा जो उस पर कोई चार्ज नहीं होता। सही बात है। किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से निकलने पर बीटा का जब निकलता है तो क्या होता है, मतलब सिंपली क्वेश्चन पूछा कि जो बीटा रे जो निकलता है रेडियो एक्टिविटी में वो क्या होता है। बीटा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, नहीं। कह रहा चार्ज पार्टिकल होता है जो कि न्यूक्लियस से निकलता है। सही बात है, चार्ज होता है। बीटा जो है निगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ पे कह रहा है कि अनचार्ज होता है, इसलिए ये बात गलत हो गया। कह रहा है अनचार्ज था इसलिए खत्म कर, यही कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने से निकलता है, नहीं। बीटा जो है वो क्या है, चार्ज पार्टिकल है, कहाँ से निकला है, न्यूक्लियस निकला है, बस बात खत्म। रेडियो एक्टिविटी किससे गुण रहता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से क्या होता है। गामा रेज में किससे बना होता है, गामा रेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होता है। जैसे गामा रेज वाला आ गया, गामा रेज किससे हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। लेकिन अल्फा और बीटा जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं आएगा, तो सब चार्ज पार्टिकल होता है जो कि न्यूक्लियस से निकलता है। एक बीटा कण के निकलने से क्या बनता है, तो वहाँ पे जो है बीटा रे के निकलने से क्या होता है, तो आइसो बार बन जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर घट जाता है, मास नंबर सेम होता है, इसलिए आइसो बार बन जाता है। गामा रेज क्या होता है, तो गामा रेज जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसमें से काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेव्स निकलता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेव्स निकलता है। इस ऑप्शन में कन्फ्यूज हो सकता है। इसमें लिखा है कि अनचार्ज पार्टिकल जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलता है, अनचार्ज पार्टिकल। ये भी सुनने में सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो होगा वो कि काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जी वेव, हाई एनर्जी वेव जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलता है, वो वाला आंसर होगा। हाई एनर्जी वेव्स रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलता है। और गामा रे का जो डीके होता है, गामा रे जो डीके करता है, तो वहाँ पे जो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर पे कोई बदलाव नहीं आता है। इसमें किसमें इसमें ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो गामा का ही होता है। किसका आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा है, सबसे कम आयोनाइजेशन जो है गामा का है, सबसे ज़्यादा जो है वो अल्फा का है। अल्फा बीटा गामा किरण में अल्फा के जो है पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होता है, गलत बात है। यहाँ पे कह रहा है गामा अल्फा बीटा बीटा और गामा किरण की तुलना में अल्फा कण का जो है वो भारी होता है। सही बात है, भारी जो अल्फा फिर बीटा फिर गामा, और आयोनाइजेशन में भी अल्फा फिर बीटा फिर गामा। लेकिन अगर बात है पेनिट्रेटिंग का, तो उसमें गामा सबसे ज़्यादा होता है। कह रहा है कि जो नॉर्मल सामान्य जो अल्फा कण का है उसके मुकाबले में बीटा किरण के पास जो उसका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा क्यों होता है, तो बीटा के पास जो है ना उसका जो वजन होता है वो बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल होता है। जिसके कारण क्या होता है, उसका वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, कि ज़्यादा स्पीड से भागता है, इसका पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा हो जाता है। जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है वो होता क्या है, जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसी भी समय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, जो जितना नंबर ऑफ एक्टिव एटम प्रेजेंट है उस समय। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितने नंबर ऑफ एटम जो उस समय एक्टिव है, एक्टिविटी प्रेजेंट है उसके बराबर। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको जो डिसइंटीग्रेट करने के बाद किस में बदल जाते हैं, तो सीसा जो लेड होता है पीबी में बदल जाते हैं। कौन जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट नहीं है, जर्कोनियम जो सेमीकंडक्टर है, जर्कोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। सबसे शक्तिशाली रेडियो एक्टिव हो गया रेडियम, सबसे शक्तिशाली होता है। कह रहा है कि 94 पी दूसरे पर 8 को अल्फा कण निकला, 5 को बीटा कण निकलने के बाद क्या हो जाएगा। 8 को अल्फा कण निकला, यानी कि जो इसका मास नंबर है वो 32 को से कम हो जाएगा। 242 से 32 या 210 या इतना ही पर से ही बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद देख लेते हैं, 8 16 को घटाएंगे पहले एटॉमिक नंबर, उसके बाद 5 को जोड़ देंगे, टोटल 11 को अंतर। तो 4 में से 3 गया 1, 9 में से 8 गया, तो यानी कि 20 में ये वाला आंसर हो जाएगा। दोनों में सेम ही लिख दिया है। अगर 92 U 238 जो है वो डिसइंटीग्रेट करके 91 बनाया, तो इसमें क्या हुआ है, तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। वेक्टर 1 1 अल्फा 1 बीटा वाला ज़्यादा सही है। उसके बाद सबसे शक्तिशाली रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है रेडियम होता है, ये देख लिए ये सब। यहाँ पे यदि किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट के से एक अल्फा कण और 2 बीटा कण निकले तो क्या होगा। एक अल्फा निकला है और 2 बीटा निकला है। एक अल्फा निकलने से एटॉमिक नंबर 2 को माइनस होगा और मास नंबर 4 को माइनस होगा। लेकिन फिर 2 बीटा आने से क्या होगा कि एटॉमिक नंबर तो 2 प्लस हो जाएगा, लेकिन मास नंबर बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आइसोटोप हो जाएगा, आइसोटोप, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग, तो आइसोटोप हो जाएगा। तो इसमें से कितना अल्फा और बीटा का कण निकला है, तो 92 से हुआ है 87, एक टोटल अंतर जो है 5 का है। तो मैं यहाँ पर कह 3 को अल्फा निकला, तो यहाँ पर -6 हो गया, एक बीटा आने से +1 हो गया, तो -5 जो है इसी में आ रहा है, तो वही वाला आंसर हो गया। कह रहा 92 जो है इसे एक अल्फा कण के निकलने से जो प्राप्त होगा नया, उसके न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा।
तो अल्फा निकलने के बाद क्या होगा, 238 हो जाएगा, 234, ये हो जाएगा 90। तो इसको घटाइए, 4 में से 0 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 144 हो जाएगा। सही बात है। 11 इन्हें 22 से एगो बीटा निकलने के बाद क्या होगा, मैग्नीशियम सोडियम से मैग्नीशियम बन जाएगा, एटॉमिक नंबर को +1 हो जाएगा। किससे मिलकर, नाइट्रोजन से किससे मिलकर ऑक्सीजन और प्रोटॉन में बदल जाएगा। तो अल्फा से, अल्फा में जनरली क्या होता है, 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है, इसलिए मास नंबर जो है 4 से बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर जो है, मास नंबर जो है 4 से घटता है, एटॉमिक नंबर जो है 2 से घटता है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको किस चीज़ के बर्तन में रखा जाता है, शीशा व लेड वाले में। बीटा कण के निकलने से N/P पे क्या होता है, तो घटता है, N/P घटता है। क्यों, क्योंकि P जो प्रोटॉन जो है बढ़ जाता है, प्रोटॉन +1 हो जाता है ना, इसी कारण जो है N/P के वैल्यू घट जाता है। कौन सा तत्व जो है प्राकृतिक रेडियो एक्टिव नहीं दर्शाता था, एल्युमिनियम जो है, यूरेनियम थोरियम रेडियम दिखाता है, लेकिन एल्युमिनियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसमें नहीं होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज सबसे हेनरी बेक्केल की। सही, रेडियो एक्टिव शब्द का सबसे पहले यह युग जो है मैडम क्यूरी की। रेडियो एक्टिविटी की खोज तो हेनरी बेक्केल सबसे पहले की है, लेकिन इसका सबसे पहले यूज जो है मैडम क्यूरी की। रेडियो एक्टिविटी को नापा था गीगर मूलर काउंटर द्वारा, गीगर मूलर काउंटर द्वारा। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है क्यूरी होता है। ऐसा यूनिट नहीं, नॉर्मल यूनिट जो है क्यूरी होता है, लेकिन जो ऐसा यूनिट होता है वो बैकरेल होता है। रेडियो एक्टिव ऐसा यूनिट बैकरेल होता है, इसे क्यूरी में भी नापा जाता है। एक क्यूरी में कितना डिसइंटीग्रेशन होता है, 3.7 × 10⁻7, 3.7 × 10⁻7 इतना जो डिसइंटीग्रेशन होता है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी अगर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका हम लोग वजन बढ़ा दे, अमाउंट बढ़ा दे, तो क्या होगा, कोई अमाउंट और वजन बढ़ाने से उस पर कोई भी चेंज नहीं आता है। कर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका हाफ लाइफ जो है वो 4 महीना है, तो उसको 3/4 भाग हटने में, 3/4 मतलब कि बचा कितना, 1/4, यानी 1/4 आने में उसको कितना समय लगेगा। तो 1 से 1/4 आने में, जैसे 1 से 1/2 आया 4 महीने में, फिर यहाँ से 4 महीने में 1/4 आएगा, तो 1/4 रह गया, तो उसमें 6 कितना, यानी कि उसमें ख़त्म कितना हो गया, घटा कितना, तो 3/4, तो यही हो जाएगा 8 महीना। करेक्ट। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो हाफ लाइफ है 140 दिन, तो 556 दिन बाद एक का क्या हो जाएगा, तो एक क्या होगा, पहले होगा 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16 हो जाएगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो हाफ लाइफ है वो 70 दिन का है। 1 ग्राम का कोई चीज़ है 0.25 ग्राम, यानी एक से होगा आधा, आधा से होगा 1/4, एक टोटल 140 दिन लगेगा। अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की मात्रा अपने मूल मात्रा का 16वां भाग जितना था उसका 16वां भाग 2 घंटे बाद पाया जाता है, तो उसका हाफ लाइफ बताना है। तो 16वां भाग देखते हैं कैसे पहुंचता है। कोई 1 से पहुंचता है 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4, यानी टोटल 4 को मिला के 2 घंटा हुआ, 120 मिनट। तो 4 से 120 मिनट भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, डाल जाएगा हम लोग का 30 मिनट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ जो है वो 1 दिन है, हाफ लाइफ जो है वो 1 दिन है, तो 4 दिन बाद उसका जो है कितना भाग जो है बचा रह जाएगा। तो 1 से होगा 1/2 1 दिन में, फिर 1/4 होगा 2 दिन में, देखते हैं 1 से होगा 1/2, फिर 1/4, 1/8, फिर हो जाएगा 1/16। 1/16 को परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 6 होल 1/4%, 6 होल 1/4% हो जाएगा। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला है। अगर पृथ्वी का एज कितना है कैसे पता जाता है, यूरेनियम रेटिंग के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि पृथ्वी का जो है एज कितना है, यूरेनियम रेटिंग से पता करें। बहुत पुराने चट्टानों का एज पता करने के लिए हम लोग यूरेनियम रेटिंग से पता कर, वो ऐतिहासिक कोई पदार्थ है उसका एज पता करने के लिए हम लोग कार्बन 14 डेटिंग कर। जो हाफ लाइफ पीरियड जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के किस पे डिपेंड, उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। उसके रेडियो एक्टिव एलिमेंट के हाफ लाइफ का उसके कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। जिसमें बड़ा न्यूक्लियस छोटे में टूट के हो जाए उसको हम लोग कहते हैं फीजन, विखंडन, यानी फीजन कहते हैं। हल्के नाभिक को जुड़ कर भारी बने तो उसको कहते हैं हम लोग फ्यूजन, यानी संलयन। करे नाभिकीय अभिक्रिया संलयन या विखंडन यानी फ्यूजन या फ्यूजन में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होता है और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मास जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। 1 AMU किसके बराबर होता है, 931
MEB के। एक MEU जो है 931 MEB के बराबर होता है। 1 ग्राम में 9 × 10³ जूल। 1 ग्राम में से जो एनर्जी निकलता है 9 × 10³ जूल निकलता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। 1.6 × 10⁻19 जूल। 1 MEU में 931 हो गया। तो नाभिकीय विखंडन यानी फ्यूजन में क्या होता है, जो भारी नाभिक होते हैं 2 हल्के हल्के नाभिक में टूटते हैं। उसके बाद उसका द्रव्यमान में जो है बिल्कुल थोड़ा सा कमी आता है, न्यूट्रॉन जो उसमें से निकलता है, न्यूट्रॉन निकलता है। तीनों का तीनों हो गया। जब इस बारे में सोचना है, करें नाभिकीय विक्रिया जो होता है उसमें द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं होता है। उसमें सब नियम पालन होता है, सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास छोड़ के सब नियम का पालन कर रहा है कि ऊर्जा का पालन नहीं होता है। ऊर्जा का मैंने कहा नहीं है, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मास छोड़ के सब नियम का पालन होता है। फिर यहाँ पे आया कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें क्या क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टोटल एनर्जी सब कंजर्व होता है, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मास छोड़कर। तो जो सूर्य या फिर अन्य तारों में जो एनर्जी है वो किसके कारण है, तो वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण है। किसने सबसे पहले पता लगाया कि जो सूरज से जो एनर्जी निकलता है इस तारा में वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है, तो ये पता लगा है बैथ है जो थे वही पता लगा। किस न्यूक्लियर रिएक्शन में सबसे हानिकारक जो उसमें से रेडिएशन निकलता है, तो फ्यूजन में बहुत ज़्यादा हानिकारक रेडिएशन उसमें से निकलता है फ्यूजन। जैसे किस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो है चेन रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूजन में, विखंडन में होता है। परमाणु बम जो है, परमाणु बम बना है फ्यूजन पे, और हाइड्रोजन बम जो है बना है फ्यूजन पे। हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन फ्यूज बम जो है ऐसे मतलब कहा जाता है कि प्रैक्टिकली बना होना नहीं है, सिर्फ ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट। जो नाभिकीय संलयन जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो टेम्परेचर वाला रिएक्शन को कहा जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर का जरूरत होता है, क्योंकि उसको जो मतलब इसमें क्या होता है कि 2 सेम प्रकार के एटम को एक पास लाना रहता है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में। हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था, एडवर्ड टेलर जो है वाई हाइड्रोजन बम को विकसित। तो न्यूक्लियर बम होता है परमाणु बम, उसमें अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर वगैरह ये सब लगाया जाता है। परमाणु बम का आविष्कार किया ऑटो हॉर्न किए, और हाइड्रोजन बम का हाइड्रोजन बम वाला का नाम है एडवर्ड टेलर। संलयन और विखंडन का कंपैरिजन दिया है फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में। फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वही लिखा है कि फ्यूजन में प्रति पर इकाई द्रव्यमान में जो एनर्जी निकलता है वो फ्यूजन के मुकाबले में जो है ज़्यादा होता है, तो फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है किस पे काम करता है, तो ये जो है कंट्रोल्ड, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। कहीं भी फ्यूजन हो, इसमें दे रहा है जैसे यूरेनियम फ्यूजन करने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा उसको कंटिन्यू करने के लिए, तो कहीं भी फ्यूजन करवाने के लिए वहाँ पर न्यूट्रॉन बम्बार्डिंग होता है, न्यूट्रॉन उसमें जाके टकराता है, उसके बाद ही जो है रिएक्शन शुरू होता है। कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है उसमें जो फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है किसका होता है, पिंच ब्लेंड, यूरेनियम का ये है एक प्रजाति, उसको पिंच ब्लेंड वही सबसे ज़्यादा यूज होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर पावर स्टेशन होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर उसमें जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूरेनियम कौन सा होता है, यूरेनियम 235 यूज होता है। इसके बारे में देखे थे कि 0.7% ही मात्र निकलता है, लेकिन आर्टिफिशियली हम इसको 2 से 3% तक पहुंचाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में मोडरेटर का क्या काम है, मोडरेटर का काम है न्यूट्रॉन के लोड को कम करने का। न्यूक्लियर रिएक्टर मोडरेटर जो है न्यूट्रॉन के लोड को कम करता है। बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन क्वेश्चन हो जाता है कि रिएक्टर की शक्ति को कम करता है या फिर क्या करता है, तो मोडरेटर का काम है न्यूट्रॉन के लोड को कम करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बताना है, जो मॉडरेटर होता है मंदक होता है, उसका काम क्या होता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन के लोड को कम करता है। और जो कंट्रोलर होता है उसका काम होता है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। कंट्रोलर जो रॉड होता है न्यूट्रॉन को जो एब्जॉर्ब करता है। 2 अलग अलग परमाणु के जो न्यूक्लियस है उसको मिलना और नए नाभिक के बने और उसमें से एनर्जी रिलीज करने, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इसे मिलने के कारण न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में इसमें जो है इसमें से मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में कौन यूज होता है, तो ग्रेफाइट, भारी जल D2O और बेरिलियम ऑक्साइड तीनों यूज होता है, लेकिन भारी जल का मेनली ज़्यादा यूज होता है, बेरिलियम ऑक्साइड भी, ग्रेफाइट भी, भारी जल भी। न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा है तो उसमें बनाने में सबसे ज़्यादा जो जरूरत की चीज़ है क्या है, जिरकोनियम जो है सबसे ज़्यादा जरूरत की चीज़। न्यूक्लियर बनाने जिरकोनियम का यूज होता है। परमाणु रिएक्टर में जो है कूलेंट के रूप में किसका यूज होता है, तो नॉर्मल जल, भारी जल और जो लिक्विड सोडियम, नॉर्मल जल, भारी जल सबका यूज होता है कूलेंट के रूप में। 2 चीज़ है देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन। एक रेडियो एक्टिविटी को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी को कंट्रोल करना हम लोग के हाथ में नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करना हम लोग के हाथ में है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर और कूलेंट दोनों के रूप में कौन यूज होता है, तो भारी जल जो दोनों में यूज होता है, हैवी वाटर।
न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन नहीं होता है, जो कंट्रोल रॉड होता है, इसको कंट्रोल रॉड कहा जाता है। कंट्रोल रॉड में कौन होता है? तो कैडमियम या फिर बोरोन होता है। कंट्रोल रॉड में कैडमियम या फिर बोरोन होता है। कूलेंट में होता है भारी जल, ये सब। मॉडरेटर में भी होता है ग्रेफाइट, बेरियम ऑक्साइड, भारी जल। कूलेंट हो गया, लिक्विड सोडियम हो गया, नॉर्मल जल हो गया, भारी जल हो गया। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? उसमें बहुत बड़ा भारी पानी का तालाब कहता है कि बहुत ज़्यादा पानी रखा जाता है, उसमें यूज होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर परमाणु बम में अंतर यह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है और जो परमाणु बम में अनकंट्रोल्ड होता है। बीटा पार्टिकल किससे डिफ्लेक्ट होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से डिफ्लेक्ट होता है। गामा डिफ्लेक्ट नहीं होता है, बीटा और अल्फा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से जो डिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ पे भी ऑप्शन गलत है। न्यूक्लियर जो परमाणु पाइल है, न्यूक्लियर पाइल है, उसका यूज होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में। पाइल जो पॉजिटिव है उसका यूज होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो जो वही जो पाइल का जो यूज होता है वो किसमें होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है। जो परमाणु बम पे हाइड्रोजन और विस्फोट होता है, भारी मात्रा में एनर्जी किसके निकलता है? तो वहाँ पर जो द्रव्यमान है तो उसका वजन है वही जो है एनर्जी में बदल जाता है। अब क्वेश्चन है, परमाणु बम जो है वो नियंत्रित कंट्रोल्ड होता है, उसमें उस पर काम करता है। हाइड्रोजन में जो है गलत है, उल्टा दे दिया है। हाइड्रोजन बम में कंट्रोल जैसे कुछ होता ही नहीं है। जो परमाणु बम है उसमें अनकंट्रोल होता है। दोनों के दोनों गलत दे दिया है। रदरफोर्ड जो 1920 में रॉयल सोसाइटी में जो भाषण दिए थे लंदन में, उसमें बोले थे कि लोगों को जो है न्यूक्लियर रिएक्शन जो है कभी भी, न्यूक्लियर पावर का जो कभी भी वो लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। और उनको यह भी विश्वास था कि आइंस्टाइन का जो नियम था E=mc², ये जो है गलत साबित हो जाएगा, जिसमें कि थोड़ा सा ही मास जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी में बदलता है। ये जो है गलत साबित हो जाएगा, उनका मान था। दोनों के दोनों सही है, इसका सही व्याख्या है। द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जो स्टार्स में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका सोर्स क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम बदलना ही उसका सोर्स है।